हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इमोस्कायर। सब बढ़िया ना। वेरी गुड। मस्ती में हो ना सब, एकदम खूब रंग गुलाल अबीर सब खेल रहे हैं। चलिए, तो होली है। होली का आज दूसरा दिन है गाइस, और दूसरे दिन के अकॉर्डिंग आप लोग तो होली मना ही रहे होगे, है ना। इसी बेसिस पे जो है हम लोग भी आगे कुछ पढ़ाई लिखाई भी करते रहें, है ना। बस यही दुआ कामना है। इसी बेसिस पे मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा आपके होली के अवसर पे। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली और खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आपको और सबको मेरी तरफ से हैप्पी 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 वाला होली। चलिए गाइस, तो एक बार हैप्पी होली की शुभकामनाएं तो आपको मैंने दे दी है। अब इसी के साथ साथ कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं, हेरिडिटी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने मेंडल के कुछ टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और मेंडल क्यों पी प्लांट को सेलेक्ट किए थे इसके बारे में मैंने बताया था गाइज। तो आज जो है जानना है मेंडल ने जो लॉज दिए हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ जो मेंडल ने जो 2 या 3 प्लांट्स का, पी प्लांट्स का लेकर के उनका मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडेशन कराया या डाई हाइब्रिड हाइब्रिडेशन कराया, उसके बारे में जानना है और उसका रिजल्ट क्या हुआ ये समझना है। ओके, तो चलिए गाइस जल्दी से करते हैं शुरू। तो गाइज एज यू कैन सी हियर, आज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का ये पार्ट 2 है। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड 10 का बायो है। हेरिडिटी पढ़ने जा रहे हैं, डे 14 है। ऑलरेडी 13 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको अलग अलग टाइम पे वो मिल जाएगा वीडियोस, और साथ में लिंक पे भी यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे लिंक पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। और जो भी चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा है या जो भी चैप्टर्स में आपको डाउट सोर्सेज लग रहे हैं, उनके डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूं, है ना। और आप उस चैप्टर को पर्टिकुलरली वहां से ओपन करके पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। आगे देखिए हमारा क्या है टर्म यहाँ पे। आगे मेंडल का लॉ मैंने लिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया ग्रेगर जॉन मेंडल थे कौन, तो ऑस्ट्रिया के मॉन्क थे वही, और उन्होंने क्या किया था तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया के मंक थे, तो उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया और पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि हम लोग अगर पी में यानी कि पौधे में अगर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होता है, तो उसी बेसिस पे आज नहीं तो कल हम लोग ह्यूमन बीइंग के भी बारे में जान जाएंगे। और ह्यूमन बीइंग के बारे में कुछ चीजें तो हम लोग जाने हैं गाइस, लेकिन और भी चीजें जाननी बाकी है। तो चलिए इस बार पढ़ते हैं आगे, तो हम लोगों को और उसके बारे में पता चलेगा। तो देखिए मेंडल के लॉ में सबसे पहला जो लॉ दिया गया उसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा जाता है गाइस? लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का लॉ कहा जाता है। ओके, अब ये डोमिनेंस का लॉ कहने का क्या मतलब? तो इस लॉ में इन्होंने कहा कि इफ द टू एलिल्स, अब कहोगे सर ये एलिल्स क्या है? चलो ऐसा करते हैं, पहले एलिल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद वापस से इस टॉपिक पे आते हैं और आकर के आपको क्लेरिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक ले लिया है एलिल्स। तो एलिल्स पहले समझिए क्या कहता है कि एलील इज एन इसेंशियल टर्म ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का ये एक इसेंशियल टर्म है। जैसे आप जानते हो कि कोई भी कैरेक्टरिक्स कहीं से भी ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होता है तो मान लेते हैं एक कैरेक्टरिक्स से कहीं पे टॉल होने का और एक कैरेक्टरिक्स से किसी के शॉर्ट होने का। तो टॉल के कैरेक्टरिक्स के लिए जो जीन मैंने इंडिकेट किया, उस जीन का इंडिकेशन मैंने किया कैपिटल टी कैपिटल टी, और शॉर्ट होने का जो इंडिकेट किया वो मैंने इंडिकेट किया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी या स्मॉल टी, इन्हीं को क्या कहा जाएगा? एलिल्स कहा जाएगा। मतलब ये जीन का, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल यूनिट में रिप्रेजेंटेशन है। क्या है गाइज? ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, उनका स्ट्रक्चरल यूनिट में क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है।
ओके, तो एलील्स के बारे में आप समझ गए। एलील इज द इसेंशियल टर्म ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का एक एसेंशियल टर्म है। और जीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जीन। तो गाइज मान लेते हैं अब कि कोई ऐसा प्लांट है जिस प्लांट में एक टॉल होने का उनका क्राइटेरिया है, जिसमें उनके जो पौधे हैं वो टॉल नेचर के हैं और कुछ जो पौधे हैं वो शॉर्ट के हैं। तो उसमें जो जीन होगा उस जीन का हम रिप्रेजेंटेशन कैपिटल टी या स्मॉल टी से करते हैं। तो एलील्स इन्हीं रिप्रेजेंटेशन टर्म को कहा जाता है। अब ये जो एलील हुआ यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये जो एलील हुआ, ये एलील इनडायरेक्ट वे में जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीन क्या है ये तो आप जान रही रहे हो। जीन जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ना। जो भी कितने भी सेल्स हमारे हर एक सेल में कुछ ना कुछ क्रोमोसोम होते हैं, तो इन सारे क्रोमोसोम में 23 पेयर ऑफ ऐसे, है ना, जीन्स पाए जाते हैं। आपको पता ही है 23 पेयर ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इनके अंदर जो हम लोग रिप्रेजेंट करने का क्राइटेरिया ढूंढते हैं, इसको ही क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। ओके, तो द एलील्स आर द पेयर ऑफ जीन, एलील्स वो पेयर ऑफ जीन है विच आर लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक एरिया में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो कुछ एलील्स होते हैं उनको कहा जाता है डोमिनेंट एलील, और कुछ एलील को कहा जाता है रिसेसिव एलील। और डोमिनेंट एलील बनाता है डोमिनेंट ट्रेट को, यानी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो जा करके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में डेफिनेटली शो होता है, जो अपीयर हो जाता है, शो हो जाता है, उसको क्या कह देते हैं हम लोग यहाँ से, डोमिनेंट एलील। और रिसेसिव एलील जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शो नहीं हो पाता है, तो उनको क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील कहते हैं गाइस। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे ये टॉल था और ये शॉर्ट था, अगर इनमें क्रॉस हुआ होगा तो यहाँ से एक जीन कैपिटल टी आया होगा, यहाँ से एक जीन स्मॉल टी आया होगा, तो इसमें जो कैरेक्टरिक्स अपीयर होगा वो टॉल वाला कैरेक्टरिक्स अपीयर होगा। यानी ये टी वाले जो डोमिनेंट एलील थे, ये जो टी वाले एलील थे, ये कैसे एलील थे, डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील ही नेक्स्ट प्रोजनी में यानी कि ऑफस्प्रिंग में अपीयर होते हैं। तो ये एलील के बारे में मैंने बताया गाइस। अब एलील से ही रिलेटेड एक और टर्म जरा आप समझ लीजिए, उसके बाद ही हम लोग वहां पे आगे बढ़ेंगे। एलील से ही रिलेटेड यहाँ पे जाइगोट के बारे में एक टॉपिक है, डिवीजन इन जाइगोट। तो देखिए गाइस, अगर वही एलील जो अभी आपने पढ़ा, एलील में दोनों ही जीन्स यहाँ सेम तरह के हम इंडिकेट करते हैं, तो इनको कहा जाता है होमोजाइगस। क्या कहा जाता है, homozygous. It refers to the condition when the same type of allele are present for a given phenotype. किसी फेनोटाइप में, तो किसी भी फेनोटाइप में, अब फेनोटाइप का क्या मतलब वो भी मैं समझाता हूँ। फेनोटाइप का मतलब हुआ, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फेनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब हुआ गाइज उनके जीन के अंदर का स्ट्रक्चर। तो जीन के अंदर का स्ट्रक्चर तो कोई देख नहीं सकता, वो तो बहुत बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा। लेकिन उनका जो फेनोमिना जो अपीयर हुआ है, जो उनके ऑफस्प्रिंग में अपीयर हुआ है, वो तो देखा जा सकता है। तो ये जो फेनोमिनन अपीयर हुआ है, उस अपीयर होने वाले फेनोमिनन के बेसिस पे देखें तो अगर सेम टाइप के एलील उसमें प्रेजेंट हैं, सेम टाइप के एलील प्रेजेंट हैं, तो इसको कहा जाएगा होमोजाइगस। और अगर ये डिफरेंट टाइप के एलील प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे देख लो, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो अगर डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोजाइगस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा गाइज, हेट्रोजाइगस। तो ये हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस एलील के ही बेसिस पे बनते हैं। तो होमोजाइगस होना मतलब दोनों सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाना। अब मान लेते हैं कि कोई प्लांट है जिसमें व्हाइट फ्लावर ही हो रहा है और व्हाइट फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है, तो यहाँ पे WW हो गया होमोजाइगस। यहाँ तक कि अगर हम लोग स्मॉल पर W इंडिकेट कर रहे हैं पर्पल फ्लावर के लिए, मान लेते हैं ऐसा कि पर्पल फ्लावर के लिए मैं स्मॉल W इंडिकेट कर रहा हूं, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया होमोजाइगस। ये दोनों ही दोनों के दोनों ये क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस कहलाएंगे, क्योंकि इनमें दोनों ही एलील सेम टाइप के। लेकिन मान लेते हैं अब कि ये व्हाइट वाला फ्लावर वाला कोई प्लांट पर्पल वाले फ्लावर के साथ क्रॉस होता है और हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनमें इनका जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो एक बनेगा कैपिटल W, एक बनेगा स्मॉल W।
हालांकि इसका अपीयरेंस, इसका जो फेनोमेनन दिखेगा, जो हमें अपीयर होगा, वो होगा व्हाइट फ्लावर का ही। लेकिन इस तरह के जीन को, इस तरह के एलील को यहाँ पे हम नाम क्या देंगे? तो इसको नाम दे देंगे हेट्रोजाइगस। क्या नाम दे देंगे गाइज? हेट्रोजाइगस। क्यों हेट्रोजाइगस दे देंगे? क्योंकि इसमें जो दोनों के दोनों एलील हुए, वो दोनों एलील डिफरेंट हो गए। एक हो गया कैपिटल डब्ल्यू और एक हो गया स्मॉल डब्ल्यू। आ रही बात समझ में? तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलील के बेसिस पे ही बनते हैं। एलील क्या था? तो जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि एलील एक, कह सकते हैं सिंपली कि रिप्रेजेंटेशन है। जो जीन होते हैं, जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम जीन जो बनाते हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेशन है कि उनको हम किस तरह से अपीयर करा रहे हैं, किस तरह से हम उनको फेनोटाइप में शो कर रहे हैं, ये इसका अपीयरेंस है। और इसमें कुछ एलील होते हैं डोमिनेंट एलील, जो डोमिनेंट एलील से बनता है डोमिनेंट ट्रेट, यानी जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अपीयर करे, ओवरकम कर दे दूसरे को, तो उसको कहते हैं डोमिनेंट एलील। और दूसरा होता है रेसेसिव एलील, जिससे रेसेसिव ट्रेट बनता है, यानी जो अपीयर नहीं हो पाता है, जो यहाँ पे शो नहीं हो पाए, जो अपीयर नहीं हो पाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेसेसिव ट्रेट कहेंगे या रेसेसिव एलील कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया था अभी एग्जाम्पल गाइज, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये कैपिटल टी वाला टॉल होने का अपीयरेंस इसमें आ गया, यानी कैपिटल टी वाला जो था ये डोमिनेंट एलील था, जबकि ये स्मॉल टी वाला यानी शॉर्ट वाला अपीयरेंस यहाँ नहीं हुआ, यानी ये कैसा एलील था? रेसेसिव एलील था गाइज। ओके, तो रेसेसिव एलील अपना अपीयरेंस वहां पे शो नहीं कर पाता है ना? कब तक नहीं कर पाता है? ये भी बात ध्यान में रखिए, कब तक नहीं कर पाता है? जब तक डोमिनेंट प्रेजेंट है। अगर डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं रहा, रेसेसिव वाले ही रहे, तब वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एक कोई शॉर्ट प्लांट था, तो इसके जीन को मैंने स्मॉल टी से इंडिकेट किया। दूसरा भी शॉर्ट ही प्लांट है, तो इसको भी स्मॉल टी से इंडिकेट करेंगे। अब जो इनका नेक्स्ट जनरेशन बनेगा, देखो इसमें क्या आ जाएगा? ये भी स्मॉल टी आएगा, ये भी स्मॉल टी आएगा, और ये प्लांट कैसा अपीयर होगा? शॉर्ट अपीयर होगा। तो देखो इसमें क्या हो गया गाइज, इसमें जो हमने पहले से पेरेंट्स वाले प्लांट लिए, दोनों ही शॉर्ट प्लांट थे, और दोनों में जो जीन थे वो रेसेसिव वाले ही थे, कोई भी डोमिनेंट वाला जीन नहीं था। और डोमिनेंट वाला एलील नहीं होने की वजह से जो रेसेसिव वाला एलील है, उसी ने अपना फेनोटाइप में प्रेजेंटेशन किया और वही यहाँ पे शो हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको रेसेसिव ट्रेट ही मानेंगे। लेकिन रेसेसिव ट्रेट अपीयर कब होगा? जब डोमिनेंट नहीं हो। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है आपके फ्रेंड ग्रुप में, तो जब भी आप लोग मिलते हो आप फ्रेंड ग्रुप, तो वही जो इंटेलिजेंट वाला बच्चा है वही हमेशा बक 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 करता है, मतलब कुछ बताता है। लेट सपोज आप लोग अगर उसको बक बक समझ रहे हो तो मत समझना। तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ वो बताता है हमेशा, और वो कुछ ना कुछ बातें करता है, कुछ ना कुछ नया चीज आपको सिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका एब्सेंस हो जाए, वो किसी दिन आपके फ्रेंड ग्रुप में वहां पे नहीं है प्रेजेंट, उस समय क्या होगा? उस समय आप लोग जो रेसेसिव हो वो भी अपना बातचीत कर सकते हो, आप भी अपना पॉइंट्स रख सकते हो, आप भी अपने बारे में डिस्कशन कर सकते हो। तो यही बात हुआ यहाँ पे, रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स या रेसेसिव एलील तब अपने शो ऑफ कंडीशन में आते हैं, तब ये अपीयर होने के सिचुएशन में आते हैं जब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ना हो। और अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो रेसेसिव का भी अपीयर नहीं हो सकता है ना? डोमिनेंट अगर एक भी डोमिनेंट वाला एलील प्रेजेंट है तो रेसेसिव को ओवरकम कर देगा, रेसेसिव को जो है शांत करके बिठा देगा, गया चलो बैठो, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूं, लाइक दैट, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एलील तो आपने सीख लिया गाइस। अब जरा वापस से आ जाते हैं हम लोग मेंडल के लॉ पे। तो देखिए मेंडल के लॉ कहते थे कि इफ द टू एलील्स एट अ लोकस डिफर, देन वन द डोमिनेंट एलील determines the organism appearance and the other recessive allele has no noticeable effect on the organism appearance। बड़ा लंबा चौड़ा लॉ है ना? लेकिन आपको इस अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसे तोड़ के समझाता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस ये सिंपल सा ये टॉपिक ही ध्यान में रखो। क्या कहा गया?
कि कोई भी प्लांट में या कोई भी लिविंग में जो उनके जीन होते हैं, उनके जीन में दो तरह के एलील होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलील्स आर देयर? दो तरह के एलील्स होते हैं और वो दोनों एलील एक दूसरे से डिफर होते हैं। तो डिफर होते हैं तो उनमें से एक कहलाता है डोमिनेंट एलील और दूसरा कहलाता है रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट एलील ऑर्गेनिज्म पे जा करके अपना अपीयरेंस शो कर देता है। डोमिनेंट वाला अपना अपीयरेंस क्या करेगा? शो कर देगा। देखो तो यहाँ डोमिनेंट वाला अगर जो भी कोई एलील आएगा, ये अपना अपीयरेंस डेफिनेटली वहां पे शो कर देगा कि ये मेरा मेरा ये कैरेक्टरिक्स है, हम यहाँ पे अपीयर होंगे ही होंगे। और अगर कोई दूसरा जो है हमारा रेसेसिव वाला एलील है ना, कोई भी रेसेसिव वाला एलील, मान लेते हैं यहाँ पे ये रेसेसिव एलील है, तो ये अपना ऑर्गेनिज्म अपना अपीयरेंस नहीं दिखा पाएगा, इसका कोई इफेक्ट वहां पे नोटिस नहीं हो पाएगा। तो वही चीज एकदम देखिए इन शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि सम एलील्स आर डोमिनेंट, कुछ एलील्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं और अगर वो डोमिनेंट हो गए तो कवर अप कर देंगे रेसेसिव को, रेसेसिव वाले को कवर कर देंगे, मतलब उसका गुण, उसका कैरेक्टरिक्स, उसका फीचर्स अपीयर होने नहीं देंगे, अपना फीचर्स अपीयर होने देंगे, अपना जो लुक है वो अपीयर होने देंगे, लेकिन रेसेसिव वाला का अपीयर होने नहीं देंगे। तो ये सिंपल सा टर्म में इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताया हुआ है, तो आप चाहो तो यही वाला एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। देखिए दूसरा जो लॉ है गाइज वो क्या है? वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी क्या कहा जाता है कि द टू ऑफ एलील्स फॉर ए हेरिटेबल कैरेक्टर सेपरेट, यानी कि सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड एंड अप इन द डिफरेंट गैमेट्स। कहता है कि जो दो एलील्स होते हैं और दोनों के दोनों एलील्स जो हैं हेरिटेबल कैरेक्टर के हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, बट जाते हैं। कब बट जाते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, और गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग बट करके डिफरेंट गैमेट में ये अपीयर होते हैं। उसी चीज को देखिए यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, स्मॉल शब्दों में मैंने लिख रखा है आपके लिए। क्या लिखा है मैंने कि एन ऑर्गेनिज्म हैज टू एलील्स, दो एलील्स होंगे, ठीक है। लाइक ह्यूमन बीइंग में अगर रिप्रोडक्टिव जीन की बात करें तो जैसे एक्स एक्स या एक्स बाई क्रोमोजोम के फॉर्मेट में होता है, बस उसी तरह से आप सोच सकते हो कि ये दो एलील्स हैं। तो ये दो एलील्स में से जो ट्रांसफर होके आता है नेक्स्ट प्रोजेनी में या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, वो एक एक ही ना आता है, बस वही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म के पास दो एलील होते हैं, बट ईच जीन, हर एक जो ट्रांसफर करेगा वो ओनली वन को ही ट्रांसफर करेगा, ओनली एक को ही पास करके आगे बढ़ाएगा। यही चीज देखिए इसमें भी लिखा हुआ था कि द टू एलील्स फॉर हेरिटेबल कैरेक्टर, दो एलील है अगर हेरिटेबल कैरेक्टर होने के लिए, दोनों में हेरिटेबल कैरेक्टर है, एक में भी रेसेसिव वाला नहीं है, हेरिटेबल है यानी डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिक्स है, इसमें भी है इसमें भी है। तो इन दोनों में से जो एलील आएगा यहाँ पे वो एक एक ही आएगा और एक एक ही आकर के यहाँ पे कैरेक्टरिक्स बनाएगा। तो इस तरह से इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है गाइस। और तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्या कहता है? ये कहता है ईच पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर एलील ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग हर एक जो पेयर ऑफ एलील है वो दूसरे पेयर ऑफ एलील से अलग बिहेवियर करता है, यानी पहले वाले जीन से कोई मतलब नहीं रखता है। देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म में क्या कहा गया? कहा गया कि जीन्स फाउंड ऑन द सेपरेट क्रोमोजोम, कुछ सेपरेट क्रोमोजोम है, अलग क्रोमोजोम है, एक हाइट वाले क्रोमोजोम है, एक जो है आई का कलर वाला क्रोमोजोम है, एक जो है कर्ली हेयर वाला क्रोमोजोम है, एक जो है सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्रोमोजोम है। तो जो भी क्रोमोजोम है अगर वो इनहेरिटेड हो रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली होंगे एक दूसरे के। मतलब जो बाल वाला क्रोमोजोम है वो बाल वाले क्रोमोजोम के साथ ही इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेट होगा या फिर नहीं होगा, और जो आइज वाले हैं वो आइज वाले के साथ ही इनहेरिटेड होगा या फिर नहीं होगा। हो भी सकता है इनहेरिटेड, अगर उसमें रिसेसिव रहा तो नहीं होगा, है ना गाइस। अगर वो आपके हाइट वाला कैरेक्टरिक्स है तो हाइट वाला के साथ ही अपीयर होगा, कर्ली हेयर वाले कैरेक्टरिक्स है तो कर्ली हेयर वाले के साथ ही अपीयर होगा। तो वो जो भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टरिक्स हैं उनके जीन
टॉल होने का है तो वो टॉल होने वाले क्राइटेरिया के साथ ही मैच करके ये कुछ ना कुछ जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। ये व्हाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर वाला है तो ये उसी के साथ अपीयर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टॉल फ्लावर होने वाला क्राइटेरिया व्हाइट या पर्पल फ्लावर होने के साथ यहां से मैच करके कोई जीन बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब उनका एक सॉर्टिंग हो जाता है, कह सकते हो गाइज, सॉर्टिंग हो जाना, अरेंज हो जाना कि जो कैरेक्टरिक्स लॉन्ग या टॉल होने वाला है उसको उसी कैरेक्टरिक्स के साथ इनहेरिटेड होगा जब भी गैमेट बन रहा होगा। तो अगर जो कैरेक्टरिक्स फ्लावर बियर करने वाला है या नहीं फ्लावर बियर करने वाला है तो वो उसी के साथ इनहेरिटेड करेगा गाइज। ओके, तो हर कैरेक्टरिक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, अपने असॉर्टमेंट के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है। तो मेंडल के यही 3 लॉ हैं जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला है और पहले वाले के बारे में ही पूछा जाता है। तो आप उतना बड़ा नहीं लिख करके आप छोटा सा लिख सकते हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलील प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी बॉडी। ओके, few of them are dominant and few of them are recessive. The dominant are cover up the recessives. recessive को cover up कर देता है और अपना जो phenomena है, अपना जो appearance है वो show कर देता है guys. ओके, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे law of dominance. ओके, तो आई होप सो आप इसको समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक कि अगला टॉपिक जो है आपका क्या है। तो इसके बाद एलील था, एलील आपको मैंने समझा दिया है ऑलरेडी। एलील के बाद देखिए फिर आपका क्या था, डिवीजन ऑफ जाइगोट भी मैंने समझा दिया है। एक होमोजाइगस होता है और एक हेट्रोजाइगस होता है। अब देखिए अगला है रेशियो इन हाइब्रिडाइजेशन। रेशियो, सर रेशियो है ये, रेशियन नहीं है, रेशियो इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में रेशियो, तो रेशियो 2 तरह के होते हैं, एक होता है फेनोटाइप रेशियो और एक होता है जेनोटाइप रेशियो। तो फेनोटाइप रेशियो का मतलब होता है जो फिजिकल अपीयरेंस आपने ऑब्जर्व किया। देखिए फे, यहाँ फेनोटाइप में फी वर्ड से मिलाइए, फी वर्ड से फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस जो अपीयर हुआ। तो फिजिकल अपीयरेंस किस चीज का अपीयर होगा? लॉन्ग होने का, शॉर्ट होने का, यही ना अपीयरेंस होगा। तो एक फिजिकल अपीयरेंस जो अपीयर होगा उसको कहेंगे फेनोटाइप रेशियो। और फेनोटाइप रेशियो कैसा होगा? टॉल होने का, ड्वार्फ होने का, राउंड सीड होने का, रिंकल्ड सीड होने का, है ना। इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इनको कहा जाता है फेनोटाइप। और जेनोटाइप कहा जाता है जब एग्जैक्ट जेनेटिक कोड के फॉर्म में ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कैपिटल टी जेनोटाइप जो होगा वो टॉलनेस के लिए रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल टी जेनोटाइप जो होगा ड्वार्फनेस के लिए, यानी कि शॉर्ट प्लांट होने के लिए रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉलनेस के लिए रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये कैसा वाला है? यह है हेट्रोजाइगस वाला। हेट्रोजाइगस होने का मतलब इसमें एक जो होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और दूसरा जो होगा वो रेसेसिव कैरेक्टर होगा। तो डोमिनेंट वाला इसमें अपीयर हो जाएगा, रेसेसिव वाला हिडन अप हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। तो ऐसे 2 तरह के रेशियो होते हैं गाइज, एक हुआ फेनोटाइप और दूसरा हुआ जेनोटाइप। तो ये दोनों रेशियोज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसके लिए? कोई भी हाइब्रिड के हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जैसे यहाँ पे अब सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हम लोग कराने वाले हैं पी प्लांट के लिए, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट के लिए कराया था। तो इसमें देखो उन्होंने क्या किया कि व्हेन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर वाज टेकन टू द क्रॉस द टू पी प्लांट्स, 2 पी प्लांट्स थे, उनके क्रॉस कराने के लिए एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टर को चूज किया गया। तो इनको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब जब उनके एक ही कैरेक्टर को लेकर के उनको क्रॉस किया जाए, एक ही कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पे जानना चाहें, तो इनको क्या कहा जाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। तो इसमें देखिए लिया गया एक ग्रीन पॉड होने का और एक येलो पॉड होने का कैरेक्टरिक्स लिया गया। तो ग्रीन पॉड होने के लिए जो हमने एलील रिप्रेजेंट किए वो कैपिटल जी प्रेजेंट किए और स्मॉल जी प्रेजेंट किए येलो होने के लिए, मान लेते हैं। तो एक बार यहाँ से कैपिटल जी आया, यहाँ से स्मॉल जी आया, क्या अपीयर कर दिया? कैपिटल जी और स्मॉल जी। फिर दूसरा यहाँ से कैपिटल जी आया, यहाँ से दूसरा वाला स्मॉल जी आया, यहाँ बना दिया कैपिटल जी स्मॉल जी। फिर यहाँ से पहला वाला आया लेकिन यहाँ से आ गया दूसरा वाला कैरेक्टरिक्स, तो ये बना दिया कैपिटल जी स्मॉल जी।
अब यहाँ से दूसरा वाला आया, लेकिन यहाँ से पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, तो ये क्या बना दिया, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो इसके हर केस में आप देख सकते हो गाइज कि ये क्या बनाया है, एक कैपिटल जी एक स्मॉल जी बनाया है। तो जिसमें कैपिटल वाला जो था वो डोमिनेंट अगर था और ये वाला रिसेसिव था, तो इसका जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा, इसका जो नेचर होगा, सॉरी मैंने टॉल लिख दिया, इसका जो नेचर होगा वो हो जाएगा ग्रीन पॉड होने का नेचर। कैसा नेचर अपीयर हो जाएगा गाइज, ग्रीन पॉड होने का नेचर अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह के क्रॉस को क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो यहाँ पे कराया गया, इसके F1 प्रोजेनी में, F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी में आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग अपीयर हुए हैं वो ग्रीन कलर के ही अपीयर हुए हैं। अब अगर इन्हीं का एक बार और F2 जनरेशन में प्रोजेनी करा के देखा जाए, F2 जनरेशन में देखा जाए तब क्या होगा। तो F2 जनरेशन में देखने के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगा। कैसा कंडीशन आ जाएगा गाइज, हेट्रोजाइगस। कैसे समझिए, पहले था कैपिटल जी और एक था स्मॉल जी। तो पहला जो जनरेशन जितना भी बना F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन कहला रहा है, इसमें जितने भी बने सैंपल्स, उसमें एक कैपिटल जी बन रहा था, एक स्मॉल जी बन रहा था, कैपिटल जी स्मॉल जी, ऐसा ही ना 4 अपीयरेंस हुआ था अभी जस्ट पीछे आपने देखा। तो गाइज F1 जनरेशन में सारे के सारे अपीयरेंस जो हो गए, ये कैसे बन गए, अब देखो हेट्रोजाइगस। पहले इसके पहले क्या थे, होमोजाइगस थे, अपना अपना सेम टाइप का एलील रखे हुए थे, लेकिन अब कैसे हो गए, डिफरेंट एलील्स रखने वाले हो गए थे, हेट्रोजाइगस हो गए। इसी को हम अगर ग्रीन पॉड के बेसिस पे नहीं देखते हैं, हम उनके फ्लावर होने के बेसिस पे देखते हैं, तो मान लेते हैं ऐसा कि एक कोई ऐसा फ्लावर है जो पर्पल होने का केस शो करे। तो पर्पल वाले को अगर मान लेते हैं हम कैपिटल बी से इंडिकेट किए हैं, और वाइट फ्लावर अगर होने का कोई केस है उसको मान लेते हैं हम कि स्मॉल बी से इंडिकेट किए हैं। ठीक है, कब, पेरेंट्स के केस में। ये वाला केस क्या है, पेरेंट्स वाला केस है ना। अब उससे डिफरेंट है गाइज, ये वाला से डिफरेंट है, ये वाला हमने पॉड के बेसिस पे लिया था, अब ये फ्लावर के बेसिस पे ले रहे हैं, नीचे ये फ्लावर के बेसिस पे ले रहे हैं। तो इसका जो पहला जेनरेशन यहाँ पे बनेगा यानी कि F1 जेनरेशन, इसमें कैसा जीन अपीयर होगा, कैसा एलील अपीयर होगा, एक कैपिटल बी अपीयर होगा और एक स्मॉल बी अपीयर होगा, ऐसा एलील अपीयर होगा। तो ये एलील को हम क्या कहेंगे, ये एलील को कहेंगे ना हेट्रोजाइगस एलील। तो हेट्रोजाइगस एलील अब ले लो, और एक हेट्रोजाइगस एलील को कैपिटल बी स्मॉल बी को एक और कैपिटल बी स्मॉल बी वाले हेट्रोजाइगस से ही क्रॉस कराओ। अब देखो जरा कि क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है। तो इसका पहला वाला जीन, इसका भी पहला वाला जीन ले लो, देखो क्या बनेगा यहाँ, ये बन जाएगा दोनों ही कैपिटल बी, दोनों के दोनों कैपिटल बी, यानी कि इसका जो सीड होगा, इसका जो फ्लावर होगा वो पर्पल टाइप होगा। अब इसमें से लिए पहला वाला, लेकिन इसका ले लिए दूसरा वाला जीन, तो ये जो अपीयर करेगा कैपिटल बी स्मॉल बी कराएगा, यानी ये भी पर्पल वाला जीन ही कराएगा, क्योंकि कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है गाइज, स्मॉल वाला रेसेसिव, तो डोमिनेंट वाला इसके ऊपर हावी हो जाएगा कैरेक्टरिक्स, यानी पर्पल ही दिखेगा। इस बार इधर से लिए सेकेंड वाला और इधर से लिए फर्स्ट वाला, तो ये भी क्या बन जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि इसके भी जो फ्लावर होंगे वो भी पर्पल ही होंगे। लेकिन लास्टली इसका सेकेंड वाला और इसका सेकेंड वाला लें तो ये दोनों स्मॉल बी हो जाएगा, यानी कि कैसा फ्लावर बना देगा, वाइट फ्लावर बना देगा। तो देखिए यही चीज यहाँ पे लिया हुआ है ना, एक पिस्टिल लिया हुआ है यहाँ पर्पल वाला, तो पर्पल वाला है लेकिन कैसे जाइगोट्स में है, हेट्रोजाइगट्स में है। तो हेट्रोजाइगट्स में तो एक कैपिटल बी रहा होगा इसमें और एक स्मॉल बी रहा होगा इसमें। उसी तरह इसमें भी ये भी पर्पल ही वाला है F1 जनरेशन, जिसमें से कैपिटल बी और स्मॉल बी लिए गए, लेकिन इनका कर क्रॉस कराते हैं सेकेंड टाइम F2 जनरेशन के लिए कराते हैं, तब क्या होगा, एक कंप्लीट, एक जो बनेगा कंप्लीट पर्पल बनेगा, और दो जो बनेगा, दो ऐसे बनेंगे जो पर्पल तो होंगे लेकिन हेट्रोजाइगस वाले पर्पल होंगे, जिनमें व्हाइट होने का फीचर अपीयरेंस नहीं हो पाया,
वाइट होने वाला रेसेसिव कैरेक्टर रह गया, इसलिए अपीयर नहीं हो पाया। और एक जो बन जाएगा ये कंप्लीट वाइट बन जाएगा। इसमें दोनों जो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ओनली रेसेसिव वाले कैरेक्टर्स रह जाएंगे और स्मॉल बी जीन हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को कराते हैं तो हमें कितना पर्पल फ्लावर मिलता है? 3। तो अगर कहा जाए यहाँ पे कि यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो क्या रहा और फेनोटाइप रेशियो क्या रहा, अगर आपको ये पूछा जाए गाइज कि जीनोटाइप रेशियो और फेनोटाइप रेशियो यहाँ पे क्या रहा, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे जीनोटाइप देखो रेशियो जो रहा वो रहा 1:2:1। कैसे? एक जो था डबल कैपिटल बी के जीन के फॉर्म में था तो 1 हो गया। 2 जो था कैपिटल बी स्मॉल बी के फॉर्मेट में था तो 2 रेशियो हो गया। और इधर जो है लास्ट वाला दोनों स्मॉल बी के टर्म का है तो ये 1 हो गया। तो कैसा रेशियो बन गया? 1:2:1। लेकिन अगर इसी का फेनोटाइप रेशियो आपसे पूछा जाए तो फेनोटाइप में आप देखो क्या बताओगे? आप बताओगे उसका जो फेनोमेना अपीयर हुआ है, तो आपको अपीयर क्या हुआ था बताइए? 3 पर्पल कलर अपीयर हुए थे और 1 वाइट अपीयर हुआ था। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 3:1। तो फेनोटाइप रेशियो इसका हो जाएगा 3:1, जबकि जो जेनोटाइप रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:1। तो रेशियोज भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में और इस बार भी पूछा जा सकता है गाइज। अब फाइनली पॉइंट आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा हाइब्रिडेशन है जिसमें हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलते हैं। व्हेन द 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जाए और लेकर के इसका क्रॉस कराया जाए। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक से देखिए येलो होने का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक से राउंड होने का, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए यहाँ पे। उसी तरह सेकेंड वाला सीड जिससे क्रॉस कराना है उसमें है एक ग्रीन होने का और एक है रिंकल्ड होने का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको क्रॉस करा रहे हैं तो भाई इसका जो फर्स्ट जनरेशन बना इसमें से यहाँ से जब भी आएगा तो इस 2 में से तो एक ही आएगा, एक ही जीन आएगा। तो आया यहाँ पे कोई कैपिटल बाई, यहाँ से 2 में से भी कोई एक ही जीन आएगा तो आया कैपिटल आर। इधर से देखो आया यहाँ से स्मॉल बाई और यहाँ से आया स्मॉल आर। तो इधर जो अपीयर हुआ ये हुआ कैपिटल बाई कैपिटल आर, यहाँ पे हुआ स्मॉल बाई स्मॉल आर, और ये इनके जो ऑफस्प्रिंग है उस ऑफस्प्रिंग में चला गया। तो ऑफस्प्रिंग में आ गया तो यहाँ से कैपिटल बाई, इधर से स्मॉल बाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, ऐसे अपीयर हो गए। तो यहाँ पे जो फ्लावर बना ये फ्लावर वैसा बना जो येलो अपीयरेंस तो दे दिया, राउंड अपीयरेंस तो दे दिया, लेकिन ये है कैसा? ये है हेट्रोजाइगस। कैसा है गाइज? हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस होने के कारण क्या होगा? अब जो F2 जनरेशन बनेगा, F1 जनरेशन तक तो ये सारे के सारे येलो और राउंड ही अपीयर हो गए, यानी डोमिनेंट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को अपीयर कर दिए। लेकिन जब F2 जनरेशन इसका बनाएंगे तो देखिए ये डिफरेंट तरह का बनेगा। जैसे यहाँ से क्या क्या बना है देखिए, इधर हमने ले लिया ये वाई आर वाले, तो एक ऐसा लिए जिसमें कैपिटल बाई कैपिटल आर डोनेट हो, एक में कैपिटल बाई डोनेट हो लेकिन कैपिटल आर के साथ नहीं, स्मॉल आर के साथ। इसी तरह एक हमने ऐसा लिया जिसमें स्मॉल बाई डोनेट हो कैपिटल आर के साथ, एक हमने ऐसा लिया जिसमें स्मॉल बाई डोनेट हो स्मॉल आर के साथ, और उसी तरह इधर भी हमने लिया। तो इससे जो पहला बना है गाइज ये पूरा फुल्ली येलो एंड राउंड सीड बनेगा। ये जो बनेगा ये भी येलो एंड राउंड होगा, लेकिन इसके राउंड वाले कैरेक्टर्स कंप्लीट राउंड नहीं होंगे क्योंकि ये कैपिटल आर एक स्मॉल आर अपीयर हो गया। तो इसी तरह से ये पूरा ये अपीयर कराएगा और अपीयर करा के ये अपना हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा गाइज। तो फाइनली अगर हम इसके रेशियोज की बात करें कि इसका रेशियोज क्या हो जाएगा, तो इसका फेनोटाइप रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1, जिसमें से 9 होंगे कंप्लीट राउंड कंप्लीट येलो टाइप वाले, 3 होंगे राउंड एंड ग्रीन टाइप वाले, फिर 3 होंगे रिंकल्ड एंड येलो वाले, और एक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन वाले। ओके गाइज, उसी तरह से जेनोटाइप रेशियोज अगर देखा जाए तो ये जेनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2:1:4:2:1:1, ओके 12:12, उसके बाद 42 है ना, फिर 12 और 1, आप ऐसे याद रख सकते हो गाइज।
तो ये जो अपीयरेंस हुआ है ये इनके जेनोटाइप का अपीयरेंस है। आप देख सकते हो इसके पिछले वाले स्लाइड पे मैं लाता हूं। एक हुआ कैपिटल आर वाला, एक हुआ। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, ऐसा दो अपीयर हुआ है। देखो यहां से यहां दो गो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाला कितना है, दो गो है, दो गो है, ये एक था। इसी तरह से फिर अगला देखो, अगला कैपिटल आर वाला, ऐसा वाला फिर कै गो है, तो ऐसा वाला भी दो गो है। उसके पहले यहाँ से ये वाला देख लो, कैपिटल बाई स्मॉल आर वाला कितना है, कैपिटल बाई स्मॉल आर वाला एक है। फिर है स्मॉल बाई कैपिटल आर वाला, फिर दो गो है। तो ऐसे करके जब आप बनाओगे पूरा रेशियो तो आपको यही रेशियो आएगा 12 है ना। फिर इधर आ जाएगा 42, फिर आ जाएगा 1:1। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स का अपीयरेंस गाइज आपको यहाँ पे मैंने लिखा है ना। जो जेनोटाइप रेशियो यहाँ पे फाउंड होते हैं वो फाउंड होने वाला रेशियो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका ये इतना लंबा हालांकि पूछा कभी नहीं जाता है। ये फेनोटाइप रेशियो इसका मैक्सिमम पूछा जा सकता है, जो कि सिंपली होता है 9:3:3:1। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का हाइब्रिडाइजेशन है गाइज। अब अगला टॉपिक देखिए हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में। तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि एक मेल है और एक फीमेल है, तो इनसे एक ऑफस्प्रिंग रेडी हुआ यानी बेबी रेडी हुआ। तो ये बेबी जो होगा ये मेल होगा या फीमेल होगा, इसके बारे में अगर हम डिटेल कहें तो इसी डिटर्मिनेशन को क्या कहा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का जो जेंडर होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये क्लैरिफाई करना, जेंडर के बारे में कंफर्म करना क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक दो फैक्टर से डिटरमाइन होते हैं। तो आप कहोगे सर ये कैसे, जेनेटिक फैक्टर तो हम मान सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे हो गया। तो गाइज इन्वायरमेंटल फैक्टर इसलिए हुआ क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि टेम्परेचर वगैरह जो है वो जेंडर को इन्फ्लुएंस करता है। किसमें करता है, टर्टल्स में करता है। टर्टल्स एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें टेम्परेचर जो है इन्फ्लुएंस करता है कि उसका जेंडर जो होगा बेबी का वो फीमेल होगा या मेल होगा। टर्टल्स में, हम लोगों में तो नहीं, हम लोगों में मेनली जेनेटिक फैक्टर ही इस पे डिपेंड करता है ना। और कई सारी चीज़ों में सिर्फ जेनेटिक फैक्टर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों में जैसे टर्टल हो गया, इनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है कि नेक्स्ट जो प्रोजेनी होगा वो कैसा होगा। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बताया गया, तो इसमें 4 तरह के टाइप्स हैं। ह्यूमन बीइंग में एक्स बाई टाइप है, जिसमें फीमेल में एक्स होता है और ये मेल में एक्स बाई होता है। उसी तरह इंसेक्ट्स में एक्स ओ टाइप होता है, और चिकन में जेड टाइप होता है। मोथ या बटरफ्लाइज में जेड टाइप होता है गाइस। तो जिस तरह के ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इनमें जेनेटिक फैक्टर्स तो सबसे बड़े फैक्टर है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से ये अपने ऑफस्प्रिंग में जेंडर का डिटर्मिनेशन कराते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स में देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स में 2 क्रोमोसोम एक्स जो होगा अगर रहता है तो वो इंडिकेट करने लगेगा फीमेल को, और जबकि एक एक्स और एक बाई क्रोमोसोम रहेगा तो वो इंडिकेट करने लगेगा मेल को। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, क्लास 8 से आप इस चीज़ को पढ़े हो, है ना। और इसका जो डिटेल्स है वो देखिए यहाँ पे भी आप समझ साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है बताया हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन के ही बारे में कि इन ह्यूमन बींग्स द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम को, पहले भी मैंने आपको बताया है ना, जो पहला स्लाइड था उसमें मैंने बताया। इसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है, ऑटोसोम्स। जबकि जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, लास्ट पेयर, उस क्रोमोसोम को या तो सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है,
एलोसोम्स कहा जाता है गाइज। तो यही एलोसोम्स वाला क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है सेक्स का, डिटरमाइन की ऑफस्प्रिंग में, यानी कि जो इनहेरिटेड वाले ट्रेड्स होंगे उनमें, बच्चे में कौन सी क्वालिटी जाएगी, है ना, ये इसी को डिटरमाइन करता है कि फादर का या मदर का। तो इसमें जो जो भी कोई लेट सपोज कि पेरेंट्स में फादर पेरेंट्स हैं, तो इनका क्रोमोसोम जो होगा वो एक्स और वाई होगा, और जो मदर हैं, मदर के जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक्स और एक्स होंगे। तो अगर इनका पहला वाला एलील ये वाले एलील से यहाँ पे मैच करता है, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम बन जाएगा, यानी कि ये जो चाइल्ड होगा वो चाइल्ड कैसा हो जाएगा, फीमेल चाइल्ड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे इसका पहला और इसका दूसरा वाला एलील अगर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ भी एक्स एक्स क्रोमोसोम ही बना, यानी ये भी फीमेल चाइल्ड ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से सेकेंड वाला क्रोमोसोम ले लेते हैं और यहाँ से फर्स्ट वाला, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम बन जाएगा, यानी कि मेल चाइल्ड हो जाएगा गाइज। और उसी तरह से अगर यहाँ से ये दूसरा वाला और यहाँ से दूसरा वाला एलील ले लें, तो अगेन एक्स एंड वाई बन जाएगा, यानी कि मेल बन जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हो कि यहाँ 50% चांसेस हो जाता है फीमेल होने का, एंड 50% चांसेस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मेल होने का, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये डोमिनेंट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों ही अपीयर होंगे। तो यहाँ पे कौन सा वाला लॉ यूज होगा, लॉ ऑफ असॉर्टेशन वाला यूज होगा, जिसमें एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही ट्रांसफर होता है। यहाँ पे जो मेंडल का लॉ यूज होना था, मेंडल के लॉज मैंने बताए थे ना, तो मेंडल के लॉज में यहाँ पे यूज होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ, जिसके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होना चाह रहे थे, दोनों ही डोमिनेंट टाइप वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन एक एलील इसमें से और एक एलील इसमें से ट्रांसफर होकर के आएगा और वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपीयर कराएगा। तो ऐसे अपीयर हो जाएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ह्यूमन बीइंग में जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, वो इसी बेसिस पे होता है। तो इसमें मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है गाइज, वो मेल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फीमेल की नहीं, क्योंकि फीमेल में दोनों ही क्रोमोसोम्स तो सेम है। तो ये अगर ये पहला वाला भी क्रोमोसोम दे तब भी एक्स ही देंगे, दूसरा वाला क्रोमोसोम दे तब भी एक्स ही देंगे, लेकिन जो मेल होते हैं यानी जो फादर होते हैं उन पे पूरा डिपेंडेंसी आ जाता है कि इनका पहला क्रोमोसोम आएगा या दूसरा क्रोमोसोम। अगर पहला ही क्रोमोसोम इनका आ गया तब डेफिनेटली फीमेल चाइल्ड बनेगा, और दूसरा वाला ये एलील आया तो ये क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट किए सेक्स डिटर्मिनेशन को। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हम लोगों का जो भी टर्म था, जो भी क्राइटेरियाज थे हेरिडिटी में पढ़ने के लिए, उन सारे क्राइटेरियाज को हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो अब जो है ज़रूरत होती है हम लोगों को पढ़ने की कुछ क्वेश्चंस को, कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में आते हैं। तो एक जो और वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, थर्ड वीडियो कल जो आएगा, कल जो प्रेजेंट होगा, उस वीडियो में वन एंड ओनली क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा। बाकी इसका नोट्स वगैरह जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में गिवन होता है गाइज, तो वहाँ से आप ले सकते हो, वहाँ से लेकर के आप उसका नोट्स वगैरह बना सकते हो। और वीडियो को अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हुई है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, किसी भी तरह का जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है वो पूछ सकते हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बस वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। और होली खूब मनाइए, अच्छे से इंजॉय करिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।